जैसा कि आपको पता है बाई इलेक्शन की घोषणा हुई है और जन स्वराज की ओर से चारों विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जन स्वराज के प्रत्याशी जो आधिकारिक रूप से दल की ओर से चुनाव लड़ेंगे उसकी घोषणा की जा रही है। पहले 3 विधानसभा क्षेत्रों में जन स्वराज ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डॉक्टर एस.के. सिंह साहब की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। उसके बाद बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब जन स्वराज के उम्मीदवार हैं और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान, ये 3 उम्मीदवार हम लोग पहले घोषित कर चुके हैं। जन स्वराज जब दल बना है उसमें हम लोगों ने ये घोषणा करी थी कि इसमें उम्मीदवारों का चयन कोई एक व्यक्ति, दल का नेता या कोई व्यक्तियों का समूह नहीं करेगा, बल्कि क्षेत्र की जनता करेगी। और जनता के सामने हम लोग 4, 5, 6 लोगों का विकल्प रखेंगे आधिकारिक तौर पर, और फिर जनता के पास ये अवसर होगा कि वो 3, 4, 5, 6 महीने तक उन सभी साथियों का आकलन करे। आकलन करने के बाद अपना मत वोट दे, ताकि उनमें से जो सबसे योग्य व्यक्ति है उसको उम्मीदवार बनाया जाए। अब इस पूरी व्यवस्था को 2025 के नजरिए से बनाया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर जो उपचुनाव है उसमें वो काम पूरी तरीके से हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कैमूर में, शाहाबाद के जिले में अभी पदयात्रा नहीं हुई है। जन स्वराज का संगठन आधिकारिक तौर पर नहीं बना है, हालांकि हजारों लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर यहाँ पर हम लोगों का जो संगठन है वो नहीं बना है। इसलिए जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जो राय विचार हम लोग कर रहे हैं, जो लोगों से मशवरा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि निर्णय में देरी होनी चाहिए, लेकिन गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, निर्णय सही होना चाहिए। एक बात जो मैंने वादा करा है बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव जीते या हारे, जन स्वराज समाज में जो सही व्यक्ति है उसी को चुनाव लड़ाएगा। किसी भी हालत में गलत व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक जिनका भी नाम आता है उस पर सबकी सहमति बनने में, उनके बारे में हर पहलू को जांचने परखने में थोड़ा समय लगता है। आधिकारिक तौर पर 4 साथियों का नाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए चला है। वो चारों साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नुआव के विनायक जायसवाल जी जो जन स्वराज में जुड़ने वाले पहले कुछ साथियों में रहे हैं और जन स्वराज के बात को, परिकल्पना को नुआव और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर दावेदार भी हैं और जन स्वराज परिवार में लेकर इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो समीम भाई हैं जो हमारे बगल में बाएं साइड बैठे हुए हैं। ये भी बहुत शिद्दत से कई पिछले महीनों से, जब से हमारे साथ लगे हैं तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरीके से जन स्वराज के समर्पित जो साथी हैं उनमें इनकी गणना है, उसमें इनकी गिनती है। और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था वहां पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जन स्वराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जन स्वराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जन स्वराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं लेकिन जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे, क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, सुशील कुशवाहा जी। सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है
तो जन स्वराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नजरिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा, तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है? उसकी दो वजह है। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है। और दूसरा जन स्वराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC ST समाज के नहीं हैं तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है, क्योंकि जन स्वराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। आप अभी भी कुछ कह रहे होंगे, आप तो ब्रेकिंग न्यूज लेने आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप 5 प्रत्याशियों से 2-2 शब्द सुने और ये सुनकर समझ कर जाएं। हर एक व्यक्ति जो इसका नाम मैंने लिया है वो अपने से ऊपर जन स्वराज को रखेगा और जन स्वराज से ऊपर बिहार को सुधारने के इस प्रयास और परिकल्पना को रखेगा। हम लोग की कोशिश है कि जो आदमी भी लड़े उसको पूरा जन स्वराज परिवार, हर व्यक्ति मिलकर लड़ाएगा। तो मैं आप 5 साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार अपना परिचय, जन स्वराज से जुड़ने के पीछे उनकी भावना और आपके सामने सार्वजनिक तौर पर वो लोग ये घोषित करेंगे कि जन स्वराज कल जिनका भी नाम प्रस्तावित करेगा वो पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़े होंगे। आप आए हैं सुनने की उम्मीदवार कौन होगा। बिहार में इस तरह की चीज आपने पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि जितना संभावित उम्मीदवार होता है वो कमरे के अंदर उससे बात होती है, पैसे का डील होता है, लोग अपना अपना लॉबी बनाते हैं, अपना अपना गुट बनाते हैं। यहाँ भी जो लड़ने की इच्छा रखता है सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, लेकिन प्रेस और मीडिया के सामने सभी साथियों ने आकर ये कहा है कि हम जन स्वराज से जुड़े हैं और सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हो, यहाँ से गरीबी बेरोजगारी खत्म हो, पलायन रुके, और इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं। लड़ेगा तो कोई एक व्यक्ति ही, लेकिन रामगढ़ की जनता के पास ये अवसर है ये चुनने का, बताने का कि इसमें से सबसे योग्य वो किसको समझते हैं। ये प्रशांत किशोर की क्षमता नहीं है कि हम बता दें कि सबसे योग्य कौन है। इन 5 का नाम चल रहा है। मुझे एक दिन और समय दीजिए। जन स्वराज से जुड़े हुए जितने साथी हैं, मैं जान रहा हूँ सबके मन में उत्सुकता है, भैया जल्दी घोषणा कीजिए। बगल में कृष्णा भाई बैठे हुए हैं, कल बोले हैं भैया निर्णय लीजिए, बंदूक में गोली भर के दागिए, हम लोग सब तैयार हैं। वो भी एक तरीका है, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपका मत, जनता का मत सब सर्वोपरि है। प्रशांत किशोर चाहे जितने बड़े रणनीतिकार हो, जनता से बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं है। तो मैं आज ये 5 नाम घोषित कर रहा हूँ। नाम ये फाइनल इसलिए नहीं आपको घोषित किया कि 4 नाम चर्चा में था, एक नाम का चर्चा अभी आपसे पहले नहीं हुआ। वकील साहब जो आज अभी नाम घोषित हुआ है, तो रामगढ़ की जनता को ये अवसर मिलना चाहिए, जो साथी हम लोग से जुड़े हुए हैं, कि उनके नाम पर भी वो अपना फीडबैक
कर दे। अभी 1-2-4 घंटे में हमारे साथी जो जमीन पर हैं वो उस काम में लगे हुए हैं। आप हमको कल सुबह आपके व्हाट्सएप पर ये सूचना 11 बजे आ जाएगी। जन स्वराज का उम्मीदवार 25 तारीख को अपना नामांकन करेगा। 24 तारीख को बेलागंज और इमामगंज के उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं और 25 तारीख को सुबह में तरारी के उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। 25 तारीख को दोपहर में 1 बजे रामगढ़ के जन स्वराज के उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। ये सारी बातें तय हैं। इन 5 में से कौन उम्मीदवार होगा इसकी घोषणा कल 11 बजे करेंगे। अब आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ में पेंच फंसा नहीं है। रामगढ़ में दिक्कत ये है कि यहाँ ये जो क्षेत्र है ये राजनीतिक जमींदारों का क्षेत्र है। लोगों ने रामगढ़ को अपनी राजनीतिक जमींदारी का क्षेत्र बना रखा है और सामान्य सर्वे करने में भी, लोगों से उनकी मंशा जानने में भी थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दबंगई, राजनीतिक दबंगई इतनी है कि नीचे से लोगों को निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अभी हमारी यहाँ पदयात्रा नहीं हुई है। जो मैंने पहले कहा, हमारा संगठन नहीं है, तो सामान्य लोगों से जाकर रामगढ़ में पेपर पर 431 गांव है, लेकिन जमीन पर यहाँ सर्वे कीजिएगा, जाइएगा तो 239 गांव है। बाकी गांव पेपर पर है, गांव जमीन पर नहीं है। गांव इसलिए नहीं है कि मतलब वो मर्ज हो गया है या 2 गांव मिलकर एक हो गया है। तो 239 गांवों में इन 5 व्यक्तियों के बारे में जाकर सर्वे करना, थोड़ा सा 2 दिन समय दीजिए। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, 1 दिन में पता चल जाएगा। आपको ये तो पता चल ही गया, इसी 5 में से कोई होगा। अब कौन होगा उसके लिए 12 घंटा और सही। और चुनाव की प्रक्रिया तो 28 तारीख से शुरू होगी। 25 तारीख तक नामांकन करना है। 28 तारीख तक स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा कि भाई किसका नामांकन स्वीकार हुआ, उसको सिंबल क्या मिला। एक और बात आप समझिए, जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है ये इनकम्बेंट प्रो इनकम्बेंट है। बिहार में नहीं, देश में। आप नया दल बनाए हैं, आपको सिंबल नहीं मिलेगा। सिंबल आपको मिलेगा 28 तारीख को। आप नया दल बनाए हैं तो आपको कागज पर ज्यादा स्क्रूटनी है। इसलिए ऐसा जो व्यवस्था है कि जो पहले से स्थापित दल है उनको एडवांटेज है। इसीलिए तो कोई नया लड़का, नया समाज का व्यक्ति नया दल बनाकर प्रयास नहीं कर पाता है। लेकिन जन स्वराज इससे घबराने वाला नहीं है। हमने कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर फंस गया, प्रशांत किशोर फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि एक प्रशांत किशोर एगो दुगो नहीं, 11 गो चुनाव लड़ाए। ये तो 4 गो विधानसभा है। दबाव इस बात का है कि 10 दिन पुरानी पार्टी है, लेकिन राज्य भर में सबसे ज्यादा स्क्रूटनी हो रहा है कि जन स्वराज किसको उम्मीदवार बनाता है, अच्छा बनाता है कि खराब बनाता है। दूसरा आदमी चोर को कर दिया, बालू माफिया को कर दिया, कोई शराब माफिया को कर दिया। पत्रकार बंधु उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि तरारी में कोई बाहुबली अपने लड़के को लड़ा रहा है। आप ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि मांझी जी अपने पतोह को लड़ा रहे हैं। आप ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि सुरेंद्र यादव का लड़का ही चुनाव लड़ेगा, जगदानंद का लड़का ही चुनाव लड़ेगा। आपकी अपेक्षा है और सही अपेक्षा है कि जन स्वराज किसको लड़ाएगा। इतना जो दबाव है तो इसलिए हम लोग को भी बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। मैं आपके पेशेंस के लिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन भरोसा रखिए जैसे 3 विधानसभा क्षेत्रों में सही निर्णय हुआ है मेरी समझ से, यहाँ पर भी सही निर्णय होगा। कल आपको बता देंगे। लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके पुत्र हेमंत सिंह प्रत्याशी डॉक्टर पुनीत सिंह ने कहा है कि प्रशांत पांडे अगर स्वयं रामगढ़ में चुनाव लड़े तो अच्छा रहेगा। उनकी नाम हो। ठीक बात है। पुनीत जी से जरा सवाल पूछिएगा कि प्रशांत किशोर पांडे ने कहा है कि जब एमएलसी चुनाव अभी लड़ रहे थे आधिकारिक तौर पर, तो प्रशांत किशोर के कैंप में 2 बार मदद मांगने काहे गए थे। आधिकारिक तौर पर कैमरे पर कह रहे हैं। बाबूजी आरजेडी के अध्यक्ष हैं,
सुधाकर सिंह भाई मंत्री हैं, एमएलसी का चुनाव के लिए आप कैमरे पर कह रहे हैं नाम पता जगह जारी कर देंगे जब आए थे मदद मांगने के लिए। तो अगर प्रशांत किशोर की कोई ताकत ही नहीं है तो आप एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए हमारे यहाँ काहे मदद मांगने आए थे? दूसरी बात, आपने कहा कि प्रशांत किशोर आकर चुनाव लड़े। प्रशांत पांडे, मेरा नाम प्रशांत किशोर है, बाबूजी का नाम है श्रीकांत पांडे, उनका नाम क्या है? पुनीत, डॉक्टर पुनीत सिंह। जनसुराज जैसे उनके पिताजी का ये जागीर है, वैसे जनसुराज प्रशांत किशोर की जागीर नहीं है। जनसुराज बिहार के उन सारे लोगों की जागीर है जो बिहार में उन जैसे उनके परिवार जैसे लोगों से राजनीतिक जमींदारी को जड़ से उठाकर फेंकना चाहता है। रामगढ़ में प्रशांत किशोर नहीं पैदा हुए, तो प्रशांत किशोर या जनसुराज में वही चुनाव लड़ सकता है जो रामगढ़ का बेटा है। रामगढ़ की जनता को तय करने दीजिए कि नेता का बेटा यहाँ राजा बनेगा कि रामगढ़ का गरीब का बेटा राजा बनेगा, कि नेता को तय करने दीजिए। और एक घोषणा अभी कर देते हैं। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा। ये बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे, हमको क्या लड़ा रहे? और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला, एक वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, एक वर्ष हम लड़ जाते, यही रामगढ़ से लड़ जाइए। अरे जीत हम अपन, दो बात है, जनसुराज जीत हार का दावा नहीं कर रहे, जनसुराज की बात किनारे हमने कह दी। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जानने, लड़ाने और आकलन करने के लिए ही आप हमको जानते हैं, देश जानता है। हम उस आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आरजेडी, जगतानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है। और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे, पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं। और कौन अभी पहले दूसरे में है ये आपको हमसे ज्यादा जानकारी है। जनसुराज न लड़े तब भी हम आपके सोच समझ कर बोल रहे हैं। जनसुराज अगर नहीं भी रेस में है तो भी जगतानंद सिंह के लड़के आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर पर है, आपको हमसे ज्यादा जानकारी है। ठीक बात है, वो जीत का दावा क्या करें? बिल्कुल ठीक बात है। हम देखिए, एक विद्यार्थी है जो परीक्षा के केंद्र तक जाते जाते पढ़ रखे अपना नोट रिवाइज कर रहा है, और एक विद्यार्थी है जो दारू पी के 2 दिन पहले ही कह दिया कि हम तो परीक्षा पास हो गए। हम वो विद्यार्थी हैं कि परीक्षा लिखने तक पढ़ते हुए जाते हैं, रिजल्ट जब आएगा तब आपको दिखेगा कि कौन पढ़ कर गया और कौन दारू पीकर पहले सो गया। चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है समय, 20 से 25 के बीच में नामांकन होना है, वो 25 से पहले होगा, हमारे लिए रिलैक्स नहीं होगा। 20 को जो नामांकन किया उसका भी फाइनल 28 को ही होगा, उसका भी वोट 13 को ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कूद के पहले नामांकन कर दिए तो वोट आपको पहले मिल जाएगा। हम तो सबसे पहले तरारी की घोषणा किए, उस समय दूसरे दल वाले कहाँ थे? बेलागंज में, इमामगंज में सबसे पहले जनसुराज ने दावा किया, दल घोषित, उम्मीदवार घोषित किया, उस समय ये लोग कहाँ थे? संभव है कि हमारी रणनीति का हिस्सा है, पहले इनको घोषित करने दीजिए, उसके बाद। ये तो सब रणनीति का हिस्सा है कि किस सीट को हमको पहले अनाउंस करना है, किस सीट को बाद में अनाउंस करना है। हम तो आपको ये कह सकता है कि इनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो देखिए 5 आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये तो बात है नहीं। इनमें से किसको चुनना है? अब जगतानंद सिंह को तो पता है कि हम लड़ेंगे, उसके बाद हमारा बेटा लड़ेगा, बेटा के बाद उसका बेटा लड़ेगा, तो उस नजरिए से आप इस चुनाव की बात कर रहे हैं। हम तो आपको घोषित कर दे रहे हैं कि 2029 में भी
आरजेडी का उम्मीदवार कोई जगदानंद के लड़का ही होगा, उनका परिवार का ही होगा, उनको क्या किसी से पूछने की जरूरत है? स्टैंडर्ड थॉट ये है कि जिसको भी समाज में सही व्यक्ति लोग बता रहे हैं, हाँ तो जनता कर रही है। सुनिए ना मेरी, अरे लिखा हुआ है सही लोग। अमेरिका में अभी चुनाव हो रहा है, सुनिए तो लीजिए ना, सही लोग का क्या पैमाना है बता रहे हैं। अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव है, वहां एक ओर से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। आपने पत्रकार होने के नाते कभी ये पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को टिकट किसने दिया, कमला हैरिस को उम्मीदवार किसने बनाया? वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, कोई आदमी वहां टिकट नहीं देता है। वहां जैसे यहाँ 5 उम्मीदवार खड़े हैं, वैसे रिपब्लिकन पार्टी से 5 आदमी 10 आदमी कहता है हम दावेदार हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के, और 6 महीना वो आदमी कैंपेन करता है अमेरिका भर में घूम के। लोग बताते हैं 5 में सबसे अच्छा डोनाल्ड ट्रंप हमको लगता है, तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए उम्मीदवार। इसी तरह कमला हैरिस देखिए, वहां जो अभी राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, वो उम्मीदवार घोषित हो गए, फिर जनता ने कहा नहीं इनका उम्र ज्यादा है, ये नहीं चलेंगे, तो कमला हैरिस वहां उम्मीदवार है। यहाँ बिहार में और रामगढ़ में तो बपौती है, हम रहेंगे, हमारा बेटा रहेगा, उसके बाद बेटा रहेगा, उसको किसी से पूछने की जरूरत क्या है? वो तो चाहे तो अगले 10 वर्ष का उम्मीदवार अभी घोषित कर देगा। फ्लॉप रहा। आपको ज्यादा जानकारी है क्योंकि आप पत्रकार हैं। फ्लॉप रहा, आप सुन लीजिए, हम जान रहे हैं आप कहाँ आ रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव से पहले 6 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात कही कि अगली सरकार भाजपा की एनडीए की ही बनेगी और उसमें ऐसा लगता है मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आज देश में किसका सरकार है? भाजपा का है, एनडीए का है, मोदी प्रधानमंत्री है। दूसरी बात मैंने कही कि जो मोदी जी के प्रति लोगों में जो पहले श्रद्धा, जो आग, जो अंधभक्ति थी, उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट दिख रही है, वो भी आपको दिखा। तीसरी बात मैंने कही कि मोर और लेस जितना भाजपा को सीट पिछली बार आया था 300, उतना ही सीट आएगा। ये बात ठीक है, ये गलत हुआ। हमने क्या कहा, जो स्थिति पहले 2019 में थी वही रहेगी। तो वोट शेयर के मामले में भाजपा को 2019 में 36% वोट आया था, इस बार 35.13% वोट आया है, 0.7% कम आया। सीटों के मामले में 300 के बजाय 240 आया है, जो बड़ी गलती है, जिसको आप फ्लॉप बता रहे हैं। तो भैया हम भगवान तो हैं नहीं, स्टैटिस्टिक्स भी है, वो एक आकलन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरी गलती है, और जब गलती हुई सामने नेशनल चैनल पर आकर कहा ये 3 बात ठीक है, लेकिन सीट के मामले में आकलन गलत हो गया। चौथी बात क्या बोली कि कोई भी कितने भी मोदी जी सीट से जीत कर आए, 250 आए या 300 आए, तीसरे टर्म में मोदी जी अपने पहले और दूसरे टर्म के मुकाबले कमजोर प्रधानमंत्री होंगे, वो आपको दिख रहा है। हमने एक और बात कही कि भाजपा चाहे जितने सांसदों के साथ विधान दल सरकार बनाए, तीसरे टर्म में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की भाजपा के नेतृत्व को लेकर भाजपा में बहुत बड़ा संकट की स्थिति बनेगी, वो भी आपको दिख रहा है। योगी जी की बात रोज आप सुन रहे हैं। तो 6 प्रेडिक्शन किए गए, उसमें 5.5 ठीक है, सीट वाला गलत है, लेकिन लोगों को तो सीट याद है, उस हिसाब से मेरी गलती है। अब एक अंतिम बात सुनिए, बंगाल में हमने कहा, पूरे देश ने कहा भाजपा को 200 सीट आएगा, प्रशांत किशोर ने कहा भाजपा को 100 से ज्यादा सीट नहीं आएगा, भाजपा को आया 77। संभव है कि भाजपा को 90 भी आ सकता था, 10 भी आ सकता था, 100 के नीचे आएगा। लेकिन हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम अपने गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो लोग देश भर के आंकड़ों को एनालाइज करके प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है 10-20 सीट। इसके लिए अगर आपको लगता है हमारी समझ खत्म हो गई है, तो मान लीजिए कि हमारी समझ नहीं है।
जाने की चर्चा है। नहीं, देखिए तरारी में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तरारी में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो सेना में वाइस चीफ रहे हैं, उनके इलेक्टोरल रोल के नाम को लेकर जिला प्रशासन ने बात उठाई है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन के कमीशन के रूल में ऐसा है कि आप बिहार के हैं, लेकिन अगर बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में आप मतदाता के तौर पर रजिस्टर नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वहां के अधिकारियों ने बताया। वो लोग उस चीज को देख रहे हैं। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन मैंने जो बात आपको शुरुआती बताई, देखिए कितना प्रो इनकम्बेंट है। जो लड़का करण तेरारी का देश का वाइस चीफ बना आर्मी का, जो सेना को लीड किया सियाचिन में, जो सेना को लीड किया ऑपरेशन पराक्रम में, उस आदमी को वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका जमीन है, घर है तरारी में, लेकिन एक रूल बनाकर कह रहे हैं कि नहीं, इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि तरारी के इनका वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया है। ये सब प्रावधान है। आप इलेक्शन अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि आप 8A फॉर्म 8A भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नोएडा से जहां उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वहां के डीएम ने नोटिफाइड करके जारी किया है कि यहाँ पर इलेक्टोरल रोल में ये है। जनरल साहब की पत्नी की डेथ हुई है 2020 में। उस समय तक वो बिहार के वोटर लिस्ट में थे, लेकिन पत्नी के डेथ होने के बाद वो नोएडा में रहते थे तो उनका इलेक्टोरल रोल में नाम शिफ्ट हो गया, क्योंकि 24 में उनको वोट देना होगा। अब इसी को आधार बनाकर जिला प्रशासन या इलेक्शन के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं। उसको देखा जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज तो लोकतंत्र में आती ही रहेगी। आप व्यवस्था के सामने खड़े होइएगा तो जो वहां बालू माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है, वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन जन स्वराज भी पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल साहब वहां खड़े हैं, प्रशांत किशोर यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई भाई कोई सिपाही लड़ेगा और यहाँ पर राजनीतिक जमींदारी जिन लोगों का है उनका बोरिया बिस्तर समेटेंगे। उसी तरीके से तरारी से देश का इतना बड़ा जनरल बिहार का लड़का वहां से भूमि और बालू माफियाओं को उखाड़ कर फेंकेंगे ही फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहां तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं। कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन आप जरा पत्रकार होने के नाते समझिए, बिहार का जो लड़का पूरे 75 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बिहार से, एक गवर्नर एसके सिन्हा और एक एसके सिंह। उस लड़के को आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। ये फर्जी का नियम लगाकर कि आप कहते हैं ये इसका इलेक्टोरल रोल में यहाँ नाम नहीं है, 8A भरा गया है, कह रहे नहीं उसके दिन पास हो गया है। ये तो चलता है, प्रशासन और सरकार की ओर से ये सब चलेगा, लेकिन जन स्वराज इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं तो इतना जल्दी थोड़े डरने वाले हैं। आप बताइए कि जो आदमी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्या उसके नागरिकता पर शक हो सकता है? करण के वो बच्चे हैं, वहीं से पढ़े हैं, वही सूरतपुरा स्कूल से हाई स्कूल किया है, क्या इस पर शक है? क्या उनकी जमीन उस गांव में नहीं है? क्या उन्होंने वहां इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले 1 साल से नहीं भरा है? क्या उनका राशन कार्ड नहीं है? सब कुछ है, इलेक्टोरल रोल में वहां नाम नहीं है, उसके लिए रोका जा रहा है। तो हम आप पर निर्णय छोड़ रहे हैं कि कौन किसको रोक रहा है। और फॉर्म 8A इस सब के बावजूद यहाँ इलेक्टोरल रोल में ट्रांसफर के लिए नोएडा से डीएम ने उनके इलेक्टोरल रोल के को सर्टिफाई करके भेज दिया है। 8A हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। डीएम कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। अब बताइए, डीएम अपना हाथ पल्ला झाड़ लिए। अब हम लोग पटना जाकर पिटीशन दिए हुए हैं। जो बिहार में सबसे बड़े कानून के जानने वालों में एक वाईबी गिरी जन स्वराज के संस्थापक सदस्य हैं, वाईबी गिरी जी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोग नहीं होगा, हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे। और कोई लड़े चुनाव
चुनाव के बाद इसको हम लोग नेशनली चैलेंज करने वाले। क्या रूल है? बिहार का कोई लड़का सेना का है, काम कर रहा है सियाचिन में, आप उसको यहाँ चुनाव नहीं लड़ने दीजिएगा भाई? कोई सियाचिन में एक सिपाही होता है, ये सियाचिन में इस आदमी ने ब्रिगेड को लीड किया है। सियाचिन में जो कमांडर होता है सेना का, वो सबसे प्रतिष्ठित पद है। उस पद को जिस बिहार के लड़के ने लीड किया है, उसको आप कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो किसकी गलती है? आप बताइए, आप बताइए किसकी गलती है? कौन चुनाव लड़ेगा? वहां का बाहुबली का लड़का कौन चुनाव लड़ेगा जो वहां जातीय हिंसा में लगा हुआ है? तो ये तो इसीलिए तो जन स्वराज है, ताकि तभी तो लोगों का आंख खुलेगा कि किस तरीके से सत्ता पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बिहार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा ये है कि बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए जगे, अपने बच्चों के लिए वोट करे। अभी तक जाति के लिए वोट कर लिया, धर्म के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, विचारधारा के लिए वोट कर लिया, नेता के बेटे के लिए वोट कर लिया। एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करो। यही जन स्वराज का नारा है, यही जन स्वराज का सिद्धांत है, और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा कि नेता के बेटा को वोट देना है कि अपने बच्चे को वोट देना है। एक सवाल मेरा है कि पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी अध्यक्ष न करके आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, पार्टी अध्यक्ष ही कर रहे हैं हर जगह। अरे आज अभी कहाँ घोषणा हुई है? आप सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हमको मालूम है आप लोग यही उठाइएगा, आपको मुद्दे से नहीं मतलब है। सारे मुद्दे पर नहीं, सुनिए, पटना में वीडियो निकालिए, लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह की घोषणा किसने की? मनोज भारती जी जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने की। बेलागंज में किसने की? मनोज भारती जी ने की। इमामगंज में किसने की? मनोज भारती ने की। आज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि गए हैं पेपर साइन करने, यही सब जो लफड़ा लगाया है कि भैया ये साइन कराइए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए। मनोज भारती जी यही रामगढ़ में थे, ये सारे प्रत्याशियों से पूछ लीजिए। आज सुबह गए हैं क्योंकि प्रशासन परेशान कर रहा है, वो चाहता है कि जन स्वराज का कोई उम्मीदवार लड़ने नहीं पाए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। इसीलिए तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को इससे मुक्त रखा है कि हम पेपर नहीं साइन करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। पेपर साइन करने वो गए हैं, पेपर भी साइन होगा, और 23-24 तारीख को इमामगंज में और 25 तारीख को तरारी और रामगढ़ में जन स्वराज के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रशासन परेशान कर रहा है, प्रशासन मतलब कौन? अब आप देखिए, आप बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देना किसका हिम्मत है? ये कोई छोटा अफसर तो कर नहीं सकता है, ये कोई छोटा व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, ये कोई वार्ड सदस्य का तो चुनाव है नहीं। बिहार का इतना बड़ा बेटा अपने सब कुछ, अपने सुख सुविधा को छोड़कर बिहार के लिए लड़ने आया है, उसको आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। बालू माफिया के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, तो कौन रोक रहा है? आपको छोड़ रहे हैं, आपके द्वारा जनता पर छोड़ रहे हैं तय करने को। अरे देखिए, बीजेपी जैसे दल को, हमको यहाँ बीजेपी का टुटपुंजिया नेता क्या कहता है, उसका कोई वैल्यू है? बीजेपी के नेता को पता है किसको टिकट मिलेगा, बीजेपी में टिकट कैसे बढ़ता है, हमसे ज्यादा यहाँ का बीजेपी का आदमी जानता है। बीजेपी को यहाँ कौन जानता है भाई? पिछले विधानसभा में बीजेपी को 19.6% बिहार में वोट आया है। वो नीतीश का बैसाखी बन के और नीतीश का बैसाखी लेकर, दोनों लंगड़ा पार्टी है, एक एक को बैसाखी दे के खड़ा है। वो क्या बोलेगा कि कैसे टिकट बढ़ता है? कुर्सी नहीं चला है, लोकतंत्र को जिंदा किया जा रहा है। वो बेलागंज में बीजेपी वाला बतियाएगा? बीजेपी वहां बेलागंज से लड़ पाया आज तक जीवन में? वहां जो आरजेडी के बाहुबली नेता हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए कैंडिडेट आज तक बीजेपी को नहीं मिला। वो हमको बता रहा है कि कुर्सी चल रहा है। आज जहां तरारी से लड़ रहा है वो जदयू से निर्दलीय लड़े हुए और जदयू में शामिल एक बाहुबली को अपने टिकट पर लड़ा रहा है, राष्ट्रवाद का बात करता है। ये बीजेपी वाला सब राष्ट्रवाद का बात करने वाला, जरा पूछिए कि सेना के जनरल को नहीं लड़ने दे रहे हैं, जिसने भारत की रक्षा के लिए कुर्बानी दिया है 40 वर्ष, उसको नहीं लड़ने दे रहे हो। और बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया किसको? एक बाहुबली के लड़के को। तो चरित्र भी देख लीजिए, कहता है चाल चरित्र अलग है। चरित्र देखिए बीजेपी का, परिवारवाद का बात कर रहा है। उसको तरारी में कोई नहीं मिला, बाहुबली और बाहुबली का को भी नहीं, बाहुबली के लड़का को लड़ा रहा है और कहता है कि हम एकदम परिवारवाद हमारे खिलाफ है।
वो हमको बोलेगा कुर्सी चल रहा है। कुर्सी चलने के बाद बेलागंज में कौन उम्मीदवार हुआ जन सुराज का? प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, जिसने 30 बरस बेलागंज में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है। अगड़ों को, पिछड़ों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को जिस व्यक्ति ने वहां गणित पढ़ाया है 30 बरस, उस प्रोफेसर को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। जिस क्षेत्र के बारे में लोग कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वहां से एक साधारण प्रोफेसर को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आप लोग पत्रकार लोग भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर से गलती हो गया। इसीलिए ना बिहार का ये दुर्दशा है। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में नहीं चलेगा, तो न चलेगा तो इसी दुर्गति में जीवन भर आपको भी रहना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को एंटरटेनमेंट का साधन कहा जा रहा है। बढ़िया है, एंटरटेन होइए, मजा लीजिए। अगर जो लोग ये कह रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि उनके दल के जो आका हैं वो इसी एंटरटेनमेंट के साधन का इस्तेमाल करके इसी बिहार के लड़के से सलाह लेकर वहां पहुंचे हैं, न तो नैया पार नहीं लगने वाली थी, ना भाजपा का ना नीतीश का। ये मालूम है ना आपको? हमको बताने की जरूरत नहीं है कि 14 में कौन उनको मदद किया, 15 में यहाँ नीतीश का कैरियर को किसने बचाया, न तो जहाज डूब गया था पूरा, मांझी जी लेकर भाग गए थे। नामांकन के दौरान राजद के जो उम्मीदवार है रामगढ़ से, बोले प्रशांत किशोर की पार्टी मीडिया में बनी हुई है, मीडिया वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं और कम नहीं है। तो ठीक बात है। तो आप लोग सब लोग मीडिया ही तो टिप्पणी प्रशांत किशोर पर नहीं किए हैं, तो मीडिया वाले पर किए हैं। आप लोग को कितना लोग को हमसे सुनिए, तो मीडिया पर बने रहे, मीडिया को समझ नहीं है। अगर आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो कुछ तो सोच के आए होंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि मीडिया में बने हुए हैं, क्यों? पैसा वैसा दे के सबको खरीद लिया है। तो आपको पता नहीं चल रहा, आपको गाली भी दे रहा है कि पत्रकार लोग को क्या है, तो सब भी क्या है, प्रशांत किशोर से पैसा ले लिया। यहाँ बैठे हुए जितने पत्रकार हैं जरा बताइए तो किसी को एक हम समोसा भी खिलाए हैं? कह रहा है कि सारा पत्रकार प्रशांत किशोर के पीछे घूम रहा है। आप भभुआ के किसी गांव, रामगढ़ में किसी गांव में जाइए, रामगढ़ के किसी गांव में जाइए, प्रत्याशी की बात छोड़िए, जीत हार की बात छोड़िए, अगर घर घर कोई पहुंचा है तो जन सुराज के वर्कर कार्यकर्ता पहुंचे। ये आपको मालूम है? आज अगर रामगढ़ के घर घर में, गांव गांव में कोई आदमी पहुंचा है तो जन सुराज का वॉलंटियर पहुंचा है, जन सुराज का कार्यकर्ता पहुंचा है, वो जगतानंद सिंह का लड़का नहीं पहुंचा है। लेकिन लड़ाई इसी बात का है कि नेता का लड़का नेता बनेगा कि रामगढ़ का लड़का नेता बनेगा, अभी पता चलेगा। अभी 2-3 घंटा चलाइएगा आप लोग। एक सवाल ये है, अभी जैसे आपने कहा है कि 5 उम्मीदवार यहाँ पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, कल के लिए आपने कहा कि व्हाट्सएप पे नाम चला जाएगा, या आके मनोज जी अनाउंस कर देंगे, कहे कि भाई साहब बोल रहे हैं कि अध्यक्ष को अनाउंस करना, हम अनाउंस कर देंगे तो आप लोग अभी तुरंत कहिएगा कि उम्मीदवार प्रशांत किशोर घोषित कर दिए। हाँ, लोग बोलेंगे ना, इसीलिए ना नहीं कर रहे, हमको पहले से मालूम है ना। सवाल ले लीजिए, उसको बता दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि 5 उम्मीदवार को अभी आप लेके बैठे हुए हैं कि ये मजबूत दावेदार है रामगढ़ से जी, तो कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि बेलागंज की जो घटना घटी है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अनाउंस कर देंगे तो रामगढ़ में, भभुआ में भी ये घटना? अरे भाई, ये 500 लोग सामने खड़े हैं और बेलागंज में, सुनिए, बेलागंज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा है, वहां 5 लोग, 5 उम्मीदवार, आप लोग कुर्सी चलने को इतना बड़ा बात बता रहे हैं। अभी तक तो आप लोग कर दे, जन सुराज को कोई पूछिए नहीं रहा है, और जन सुराज का टिकट पाने के लिए अगर लोग कुर्सी चला रहे हैं तो यही बता रहा है कि जन सुराज की ताकत है कि नहीं है। अरे भाई, इतना तो समझिए, 10 दिन पहले पार्टी बना है, उस पार्टी का टिकट पाने के लिए लोग कुर्सी चलवा रहे हैं, और जब बेलागंज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कुर्सी नहीं चला, जहां चर्चा चली है वहां समर्थकों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया होगा, उसमें क्या है, लोकतंत्र अभी नहीं, अगले 1 साल में हर जन सुराज के मीटिंग में कुर्सी चलेगा, हम पहले आपको बता देते हैं। लेकिन कुर्सी चलने के बाद जो चुन कर आएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आएगा। हमको अपने परिवार के आदमी को बनाना है तो कुर्सी नहीं चलेगा। राजद में क्या कुर्सी चलेगा? राजद के किसी कार्यकर्ता को हिम्मत है कि कुर्सी चला के कह दे कि हम उम्मीदवार होंगे? उसको तो मालूम है कि जगतानंद का परिवार ही बनेगा, लालू जी का लड़का ही बनेगा। तो आप बता दीजिए कि आप राजतंत्र में, परिवार तंत्र में भरोसा रखते हैं, वो ठीक है,
कि जहां हल्ला गुल्ला हो, लोकतंत्र जिंदा हो, वो ठीक है, आप तय कर दीजिए।